हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज का मेरा विषय है हिंदी संस्कृत अनुवाद। यह कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी बच्चों के लिए होता है, अनिवार्य भी होता है। आइए चलते हैं हम सबसे पहले नियम कि हमारे हिंदी संस्कृत अनुवाद करने के क्या नियम होते हैं, तो उस नियम को आज हम जानेंगे। तो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमें कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष की जानकारी होनी चाहिए। तो कर्ता, सबसे पहला मेरा आया कर्ता। तो कर्ता कौन होता है, यानी जिसके द्वारा क्रियाएं की जाती हैं वही कर्ता कहलाता है। अतः कर्म को करने वाला, जिसके द्वारा क्रियाएं की जाती हैं वही कर्ता होता है। और संस्कृत में हम लिंग की बात करें तो लिंग हमारे 3 होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। सबसे मेरा क्वेश्चन पहला कि पुल्लिंग कहते किसे हैं, तो जिस शब्द से पुरुष होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, राम, हरि, भानु, सह माने होता है वह, यानी ये सभी जिससे हमें पुल्लिंग, पुरुष लिंग का पता चले उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द से हमें स्त्री होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सा में सोती है वह, यहाँ लड़की जहाँ हो, स्त्रीलिंग जहाँ लगे वहाँ सा। नदी, मती, गीता, सीता, लता आदि ये सभी हमारे अतः स्त्रीलिंग में जाते हैं। उसी तरह नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द से बिन जानदार, यानी जैसे निर्जीव वस्तुओं की जानकारी हमें होती है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे मन, जगत, जल, गृह, वार, फल आदि, ऐसे हमारे शब्द नपुंसक लिंग में आते हैं जो निर्जीव होते हैं। आगे हम चलते हैं संस्कृत में वचन कि हमें कर्ता, सबसे पहले वाक्य प्रयोग में हमें कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन की जानकारी होनी चाहिए। तो हमने तो लिंग आपको बताया। अब आगे आता है मेरा वचन। तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमारे 2 ही वचन होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, पहला एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जहाँ एक वस्तु या एक व्यक्ति होने का बोध होता है वहाँ हमारा एक वचन होता है। जैसे राम, बालक, फल, यानी जहाँ किसी एक वस्तु का बोध हो वहाँ एक वचन। उसी तरह 2 वचन में जहाँ 2 वस्तुएं हैं, 2 पुस्तक, 2 घोड़े, 2 लोग आदि 2 चीज होने का बोध हो, 2 लोगों के होने का बोध हो, वहाँ द्विवचन होता है। उसी तरह बहुवचन में जहाँ अनेक वस्तुएं या अनेक वस्तु होने का बोध हो वहाँ हमारा बहुवचन होता है। इस प्रकार से संस्कृत में आपने वचन भी जाने। और संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, पहला मेरा प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष होता है। अतः संस्कृत में वाक्य बनाते समय हमें इन पुरुषों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रथम पुरुष में मेरा सह, तौ, ते, यानी जिस सह माने वह, तौ माने वे दोनों और ते माने वे सब, यह मेरा प्रथम पुरुष में जाता है। हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए अनुवाद करते समय। मध्यम पुरुष में हमारा त्वम, युवाम, युवम। त्वम यानी तुम, युवाम माने तुम दोनों, युवम माने तुम सब। उसके बाद आता है मेरा उत्तम पुरुष, यानी यहाँ क्या है, मैं, हम दोनों, हम सब। ये चीज़ें जो हैं यह हमारी पुरुष सभी लकारों में, यानी हर एक लकार इन पुरुषों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे नियम हैं। कर्ता क्रिया के करने वाले को कर्ता, यानी कर्ता, यहाँ आप देख सकते हैं कि कर्ता
कर्ता कहलाता कौन है? पहले भी मैंने बताया कि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो कर्ता जो होता है क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे सोहन खादति, तो सोहन खाता है। आपको हम बता दें कि क्रिया हमारी जैसे खाना पीना सोना जाना आदि ये सभी हमारी क्रियाएं होती हैं जो किसी कर्ता के द्वारा की जाती हैं। तो सोहन खादति, खादति मेरी क्रिया है, तो क्रिया को करने वाला यहाँ सोहन है, तो सोहन हमारा कर्ता हुआ। इस प्रकार से क्रिया भी आप जान गए कि क्रिया किसे कहते हैं, कि कर्म हमारा जाना सोना पीना उठना बैठना आदि जो क्रियाएं हैं उसे जो कर्ता के द्वारा की जाती हैं। आगे चलते हैं क्रिया कि जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं, कि जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है। जैसे खाना पीना सोना आदि कार्यों का होना ही क्रिया कहलाता है। यहाँ सोहन खादति आप देख सकते हैं कि सोहन खादति यानी सोहन के द्वारा खाना खाया जाता है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ता ने किया। अतः यहाँ आपको हम बता दें कि यह हमारी अकर्म क्रियाएं हैं कि जिसमें कर्म नहीं जुड़ा है। अगर होता सोहन भोजनम खादति, तो यहाँ सोहन किसको खाया? भोजन को। सोहन ने भोजन को खाने का काम किया, तो वह भोजन हमारा कर्म होता, लेकिन यह अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक का अर्थ होता है जिसके साथ कर्म जुड़ा हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक धातु। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया का मूल रूप हमारा खादति का खाद हुआ, जाना यानी गम संस्कृत में गम मिस होता है जाना, गच्छति माने जाना, तो उसका मूल रूप गम हुआ। तो खाद गम पठ क्री यानी ये सभी हमारी धातु कहलाते हैं जो क्रिया के मूल रूप होते हैं। यहाँ मेरा अगला नियम है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसके साथ उसी पुरुष और वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जिस पुरुष जैसे राम खाता है, तो यहाँ मेरा या वह खाता है, तो वह मेरा एक वचन हुआ, प्रथम पुरुष एक वचन की मेरा कर्ता हुआ वह, तो उसके साथ मेरी क्रिया का प्रयोग क्या लगेगा? खादत ही लगेगा, ना कि खादंती। खादंती का अर्थ हो जाएगा कि वे सब खाते हैं, अतः बहुवचन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसके साथ उसी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसे हम आपको अभी अगले उदाहरण में समझाएंगे। आगे हम चलते हैं, लेकिन यहाँ पहले हम अपने नियम को ध्यान देते हैं कि हमें क्या क्या नियम अपनाने होंगे। दूसरा, क्रिया पर कर्ता के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो क्रिया होती है जैसे खाना पीना सोना जाना आदि जो क्रियाएं होती हैं उस पर चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, यह क्रियाएं दोनों के लिए समान ही प्रयोग में लाई जाती हैं। आगे है, संस्कृत में केवल प्रथम पुरुष के कर्ता पर लिंग का प्रभाव पड़ता है। मध्यम और उत्तम पुरुष के कर्ता यानी तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं। जैसे आप अभी हम अनुवाद करेंगे तो आपको उसमें हम समझाएंगे कि उत्तम पुरुष का कर्ता किस प्रकार से तीनों लिंगों में समान रहता है। आगे है, संस्कृत में विशेषण शब्दों पर विशेष के लिंग का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कह दें बालक सुंदर है तो सुंदरी बालिका, सुंदरी बालक है, हम कह दें तो मेरा वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सुंदर का प्रयोग किया जाएगा। अतः हमें इस प्रकार से विशेषण शब्दों का भी ध्यान देना चाहिए। सुंदर बालक होगा, हाँ सुंदरी बालक कर दें तो भी गलत हो जाएगा, सुंदरी बालिका होगी। अतः अगर हम सुंदर चित्रम कर दें, नहीं सुंदरम चित्रम, यानी इस प्रकार से तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए विशेषण और विशेष्य पर। आगे चलते हैं, आगे एक नियम आपको और बताते हैं कि वर्तमान काल की क्रिया के साथ अस्म का प्रयोग करके उसे हम भूतकाल में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे राम क्रीडत,
तो राम खेलता है। हाँ, अगर वही कर दें राम क्रीडति अस्म, यानी कि राम खेलता था। तो आगे आइए चलते हैं। जब हम हिंदी अनुवाद को इंग्लिश में परिवर्तित करते हैं तो वहाँ हम किसका ध्यान देते हैं? टेंसों का ध्यान देते हैं। वहाँ ये देखते हैं हम कि यह मेरा पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन तीनों चीज़ों का हम ध्यान देते हैं। तो उसी प्रकार से हम संस्कृत में भी ध्यान देते हैं। हमारे संस्कृत में जिस प्रकार से हमारे इंग्लिश में 3 ही टेंस होते हैं, हमारे 3 टेंस होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और अगर संस्कृत में देखा जाए तो हमारे कितने, उसे हम लकार कहते हैं। संस्कृत में उसी टेंस को ही हम लकार कहते हैं कि यहाँ पे जो लकार होते हैं संस्कृत में वह 5 होते हैं। जिसे हम इंग्लिश में 3 पढ़ते हैं वही संस्कृत में हमारे 5 होते हैं। कौन कौन सा? पहला लट लकार वर्तमान काल, दूसरा लंग लकार भूतकाल, तीसरा लिट लकार भविष्य काल, चौथा लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, और 5वां विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे वर्तमान काल, वर्तमान काल में वाक्यों के साथ कर्ता व वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और भूतकाल में वाक्यों के कर्ता के साथ लंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। भविष्य काल में कि भविष्य काल के वाक्यों के कर्ता के साथ लिट लकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे कि वह जाएगा, वह खाएगा, जिसे हम आपको नीचे अनुवाद में भी समझाएंगे। आगे मेरा है लोट लकार यानी आज्ञा के अर्थ में कि क्या मैं वहाँ जाऊँ, क्या मैं दिल्ली जाऊँ। इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं उनके लिए हम लोट लकार, ऐसे कर्ताओं के लिए हम लोट लकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं। वही चीज़ हमारी विधिलिंग में है। जैसे हमें कृपया पेन चाहिए, ऐसे वाक्यों में हम जो क्रियाएं होती हैं कर्ता के साथ वह विधिलिंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहला मेरा क्या टॉपिक है? लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल की कर्ता के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? आइए हम चलते हैं, यहाँ नीचे देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मेरा है गम। गम मेरा धातु है जिसकी क्रिया होती है गच्छत यानी जाना। तो यहाँ क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं हम पुरुष को भी, वचन को भी और लिंग को, हम सभी चीज़ों को यहाँ ध्यान में लेकर के चलेंगे कि मेरा प्रथम पुरुष है। एक वचन में हम क्या करेंगे? वह जाता है। तो मेरा लट लकार वर्तमान काल में होता है गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः। तो प्रथम पुरुष में गच्छति यानी एक वचन, तो कर्ता मेरा यहाँ एक वचन है। जैसे सह गच्छति यानी वह जाता है। अगर यहाँ हम कह दें 2 वचन में क्या? वे दोनों जाते हैं, तो हो जाएगा तो गच्छत है। अतः यह सह तो ते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, ये जो हमारी कर्ता हैं यह सभी लकारों में, सभी, चाहे वह वर्तमान काल हुआ, चाहे लट लकार हुआ, लिंग लकार हुआ, लिट लकार हुआ, लोट लकार हुआ, अतः यह जो कर्ता है यह कर्ता का रूप वही रहेगा। हाँ, इसे हम वाक्य प्रयोग करते समय इसको हम बदल सकते हैं, लेकिन अभी हम लकारों में जो मेरा यह रूप आप देख रहे हैं सह तौते त्वम युवाम युवम अहम आवाम गच्छम, यह रूप यही चलेगा 5 लकारों में। तो सबसे पहले मेरा है वह जाता है यानी स गच्छति। अगर हम यहाँ कह देते हैं स गच्छन्ति तो क्या हो जाता? वह वाक्य मेरा गलत हो जाता, वह जाते हैं हो जाता। और यह वाक्य होते हैं वह सब जाते हैं, तब होगा मेरा गच्छन्ति यानी ते गच्छन्ति। उसी प्रकार से यहाँ वे दोनों जाते हैं तो गच्छत यानी तो माने वे दोनों, गच्छत माने जाते हैं। अगर कह दें वे दोनों विद्यालय जाते हैं, इसे हम
सकर्मक क्रिया बना सकते हैं, अकर्मक क्रिया को हम सकर्मक क्रिया बना सकते हैं कि वे दोनों विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ मेरा हो जाएगा तो विद्यालयम गच्छतः। हाँ, कभी कभी जानकारी न रहने पर छोटे बच्चे अक्सर ये गलतियाँ कर देते हैं। बस गच्छत उनको याद होता है, गच्छन्त याद होता है, बाकी चीज़ तो बीच की याद नहीं होती। तो बस वह सारे वाक्यों में गच्छति गच्छतः मतलब गच्छति और गच्छन्ति लगा देते हैं। तो यहाँ चीज़ हमें ध्यान देना है। अगर हम कहते हैं राम और श्याम आगरा जाते हैं, तो राम और श्याम यहाँ दो हैं, यहाँ कर्ता दो वचन में है, तो हमारी क्रिया भी दो वचन की होगी। तो यहाँ क्या होगा, राम श्याम च आगरा नगरम गच्छति। नहीं, अकेले नहीं है, यहाँ दो कर्ता है, तो क्या होगा, गच्छत। राम श्याम आगरा नगरम गच्छत। आगे हम देख सकते हैं वे सब जाते हैं यानी ते गच्छन्त। आगे आते हैं मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष में तुम जाते हो, तो तुम जाते हो यह मेरा मध्यम पुरुष का कर्ता है। तुम क्या है, मध्यम पुरुष का कर्ता है। तो यहाँ की क्रिया जो होगी वह हम प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते। अतः आप देख सकते हैं यहाँ कि तुम गच्छसि, यहाँ क्या लगा है, तुम गच्छसि यानी तुम जाते हो। इसकी क्रिया हमारी क्या है, बदल गई है। हमारी प्रथम पुरुष की क्रियाएं अलग हैं, मध्यम पुरुष की क्रियाएं अलग हैं, उत्तम पुरुष की क्रियाएं अलग हैं, और इसके कर्ता भी अलग अलग हैं। तो कर्ता के अनुरूप ही हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं तुम दोनों जाते हो, तो होगा युवाम गच्छतः। अगर यहाँ हम गच्छतः कर दिए तो हो जाएगा वे दोनों जाते हैं। युवाम गच्छतः हम कर देते हैं तो मेरा वाक्य गलत हो जाएगा कि युवाम तो मेरा क्या है, मध्यम पुरुष का कर्ता है, लेकिन अगर हम क्रिया कर दें गच्छतः तो वह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्ता के अनुरूप ही क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से तुम सब जाते हो, तो युवम गच्छथ। यहाँ हम बहुवचन है, लेकिन हम गच्छन्ति नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कर्ता मेरा मध्यम पुरुष में है, तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगानी होगी। आगे मेरा है, आइए हम कुछ उत्तम पुरुष मैं जाता हूँ, यानी अहम गच्छाम, मैं विद्यालय जाता हूँ। प्रेजेंट टाइम, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो अहम यानी मैं। विद्यालयम गच्छति, गच्छति हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मेरा उत्तम पुरुष है, कर्ता मेरा उत्तम पुरुष में है, तो क्रिया हमें उत्तम पुरुष की ही लगानी होगी। अतः ये चीज़ें, क्रियाएं हमें याद होनी चाहिए। तो अहम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं, तो आवाम गच्छावै, यानी हम दोनों जाते हैं। वहाँ गच्छते या गच्छतः नहीं कर सकते। आगे हम सब जाते हैं, तो वयम गच्छामः। आइए नीचे हम कुछ अनुवादों का हल भी आप लोगों को बता दें। जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ मेरा होगा रामः पठति, या रामः पठतः नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कर्ता एक वचन में है, तो क्रिया भी एक वचन की होगी। रामः पठति। तुम सब कहाँ जाते हो, आगे है तुम सब कहाँ जाते हो, तो तुम सब है, तो यहाँ मेरा क्या लगेगा, युवम। कुतमा ने कहाँ जाते हो, तो गच्छन्ति हम कर सकते हैं, नहीं, हम कर्ता के अनुरूप क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो तुम सब कहाँ जाते हो, तुम लगा सकते हैं, तुम माने नहीं। क्यों? क्योंकि सब हैं, तो यहाँ युवम लगाएंगे, युवम कुत्र गच्छत। आगे तुम दोनों गेंद से खेलते हो। हाँ, यहाँ मेरी थोड़ी सी क्रिया अलग है कि तुम दोनों, यहाँ कर्ता मेरा मध्यम पुरुष दो वचन में है, तो तुम दोनों का तो युवाम हो गया। गेंद से खेलते हो, आप हमें संस्कृत में लिंग वचन आदि के साथ साथ कारक का भी प्रयोग होता है, जो कि हम छोटे क्लासों से ही पढ़ते हैं। कारक हमारे संस्कृत में 7 होते हैं, लेकिन 6 ही माने जाते हैं, मुख्य 6 माने जाते हैं, क्योंकि अधिकरण,
संबोधन को हम कारक नहीं मानते हैं। अतः इस प्रकार से हमारे 6 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन ही अरे। तो इस प्रकार से हमारे संबोधन को लेके 7 हो गए, 8 हो गए। आगे हम चलते हैं कि तुम दोनों गेंद से खेलते हो। तो यहाँ मेरा करण कारक लगा है गेंद से। जैसे हम राम, कर्ता ने कर्म को करण से किया, तो यहाँ कर्ता ने कर्म को किससे किया? करण से किया। यहाँ मेरा गेंद से, अतः करण कारक यहाँ प्रयोग में लाया गया है। तो कारक हम आपको अभी आगे समझाएंगे वीडियो में, और उसके अनुरूप हम कुछ आप लोगों के वाक्य भी समझाएंगे। तो आगे मेरा टॉपिक है पहले कि लकारों को समझाना, क्रिया को समझाना, और क्रिया कर्ता के अनुरूप कौन सी क्रिया लगनी चाहिए, मेरा टॉपिक ये है। तो आगे हम चलते हैं। तुम दोनों गेंद से खेलते हो। तो हाँ, यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें कि गेंद से, तो कंदुकम माने तो गेंद होता है, लेकिन से लगा है यानी किसी के द्वारा। तो ग्रामीण, यहाँ गेंद हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो हम राम का रूप का तृतीया विभक्ति, मतलब ये गेंद अकेला है तो हम राम का एक वचन रूप लेंगे, यानी राम का प्रथम पुरुष का हम तृतीया विभक्ति लेंगे। तो तृतीया विभक्ति में एक वचन में राम को हम रामेण कहते हैं। तो होगा युवाम कंदुकेन क्रीडथ। आगे मैं विद्यालय जाता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छाम। क्या होगा? अहम विद्यालयम गच्छाम। उसके बाद में वे सब दौड़ते हैं, तो ते माने वे सब दौड़ते हैं, धावंती। यहाँ धावत है या धावती नहीं होगा, धावंती होगा, धावंती। आगे हम दोनों जल पीते हैं, तो हम दोनों यानी कि आवाम माने हम दोनों, जलम पीबती। क्या होगा? पीबत कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यह उत्तम पुरुष की क्रिया, उत्तम पुरुष का कर्ता लगा है, तो उत्तम पुरुष का 2 वचन में हम जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा? पिबावह होगा। आवाम जलम पिबावह, हम सब गांव जाते हैं, तो हम सब यानी कि वयम ग्रामम गच्छन्ति, नहीं, गच्छामः लगाएंगे। आगे वह भोजन खाता है, तो सह भोजनम खादति। तुम कहाँ जाते हो, यानी तुम कुत्र गच्छसि। अतः आपको आशा करती हूँ ये वीडियो समझ में आए होंगे कि कर्ता के अनुरूप क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से संस्कृत अनुवाद बनाए जाते हैं। तो इतना तो समझ में आया होगा आपको कि आपने वीडियो में क्या देखा और क्या समझा। अगर समझा है तो धन्यवाद जी। अगर समझ में आए वीडियो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें जी। धन्यवाद।